हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू वंस अगेन इन स्मार्ट अचीवर्स माय डियर। बहुत दिनों के बाद जेईई मेंस का पेपर हो चुका है और आप लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि जेईई एडवांस के लिए कुछ ऐसी टेक्निक आपको दूं मैं जिससे आपको मज़ा आ जाए और ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी टेक्निक, ऐसा अंदाज जो कि आपके सामने केमिस्ट्री को बिल्कुल आसान बना देगा। और मैं कहता हूं कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है माय डियर। झुकता वही जो इंसान होता है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए कि सभी बच्चों को जैसे जैसे पेपर पास आ रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूती के साथ, बिल्कुल अच्छाई के साथ, बिल्कुल ऐसा सोचो कि हमको कुछ करना है जीवन में, क्योंकि जब जीवन में करने के मन में ठान लोगे ना तो फिर जीवन बहुत आगे चलता है। क्योंकि शक्तियाँ, संघर्ष और इन सब का कॉम्बिनेशन जब बच्चे के अंदर आता है तो मैं कहता हूँ ना कि ऐसी ताकत, ऐसी पावर आपको जनरेट करेगी। जो बच्चे 90% से ऊपर हैं वो बिल्कुल एडवांस के लिए जुट जाएं। और एडवांस को बहुत ऐसा मत समझो कि बहुत कठिन है, बस कॉन्सेप्ट को घुस के पढ़ने की ज़रूरत है। और मेरे प्यारे बच्चों, आज कुछ चीज़ें हम जेईई एडवांस के लिए केमिस्ट्री में आपको बताएंगे और जिससे आपको ये दिखेगा कि जो पेपर होना है अभी आपके सामने बिल्कुल आसानी से कैसे हम इसको पालेंगे, कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। ज़रा ध्यान से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आज जो सेगमेंट हम लोग आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं ऐसा चाहता हूं कि जेईई के पेपर में सभी बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री के 4 ऐसे लेसन्स हैं जिनको बहुत ही मजबूती से करना है। सबसे पहला चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही शानदार ढंग से करिएगा। दूसरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। और सॉल्यूशन, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल घुस के करने की ज़रूरत है। जैसे आपके सामने सबसे पहले आज मैं डिस्कशन जो करने जा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का, तो एक ऐसा चैप्टर जो है छोटा, जैसे केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, लेकिन जो आज के सामने आज डिस्कशन मैं करूँगा वो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल मज़ेदार हैं और अभी जो जेईई में 2022 में आपको आया उनको कैसे किया जाए इस चीज़ को ध्यान देना है। अब जेईई 2022 में 2022 में एक क्वेश्चन देखिए केमिकल काइनेटिक्स का आया। ध्यान से देखना, इसको आप समझिएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन A गैसियस प्लस B गैसियस रिवर्सिबल AB गैसियस। The activation energy of the backward reaction exceeds that of the forward reaction by 2 RT in joule per mole if the pre-exponential factor of the forward reaction is a 4 times that of the reverse reaction. The absolute value of delta G naught इनको जूल पर मोल में निकालना है फॉर द रिएक्शन। और टेम्परेचर कितना मेंशन कर दिया गया, एट 300 केल्विन। अब इस क्वेश्चन को जब करना है तो सबसे पहले आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है ये, और आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको आर्हेनियस इक्वेशन आनी चाहिए। जब आर्हेनियस इक्वेशन आप जानते हैं तो बहुत ही आसान। सबसे पहले आप आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में जानते हैं तो ये क्या होता है, के बराबर A इंटू ई की पावर माइनस EA ऑब्लिक RT। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन का ये सब बच्चों को कॉन्सेप्ट मालूम है कि यहाँ पर के क्या चीज़ है, रेट कांस्टेंट है, ए क्या चीज़ है, आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ई क्या चीज़ है,
एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, और ये क्या चीज़ है, एक्टिवेशन एनर्जी है, आर क्या चीज़ है, गैस कांस्टेंट है, और टी क्या चीज़ है, टेम्परेचर है। तो अब अगर यहाँ से एक फॉरवर्ड रिएक्शन हम ले लें तो ये समझ लीजिए K1 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ए ई माइनस E1 ऑब्लिक RT। उसी तरीके से एक रेट कांस्टेंट हम बैकवर्ड रिएक्शन का ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ए ई माइनस E2 ऑब्लिक RT, और दोनों में अगर आरएनएस फ्रीक्वेंसी फैक्टर बदल दें तो A1 और A2। तो अब यहीं से क्वेश्चन हम लोग अरेंज करेंगे, इनके डिफरेंसेस देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड दैट द बाय द 2RT, ये मेन चीज़ जो आपके सामने यहाँ से मेंशन कर रहे हैं, ये जो आपका डिफरेंस आ रहा है ये 2RT का ये दिखाया जा रहा है। और इफ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आप सभी बच्चे जानते हैं A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, दीज आर द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स। और इसमें ये दिया जा रहा है कि ये 4 टाइम्स हैं, ये देखिए कितने टाइम्स है बेटा, 4 टाइम्स दैट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट आपके सामने क्या होता है, फ्री एनर्जी का चेंज है, और चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है। और डेल्टा जी नॉट का ये फार्मूला भी तुमको क्लियर है कि माइनस RT ln K। तो अगर हम यहाँ से K निकाल लेंगे फाइनली तो निश्चित है, और एक K क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये K क्या होता है, KF ऑब्लिक KB। तो अब ये सारी चीज़ें देखो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हैं कि K1 मालूम, K2 मालूम, और यहाँ से डेल्टा जी नॉट आपको फाइंड करना था। पूरा क्वेश्चन क्लियर है, और किस में निकालना था बेटा, जूल पर मोल में निकालना था। अब इस क्वेश्चन को जब जेई में आया तो सारी चीज़ें आपके सामने मेंशन है। इसका सोल्यूशन देखिए, मैंने आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट करके दिखाया है कि A+B रिवर्सिबल AB, A+B रिवर्सिबल AB, EAB माइनस EAF, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इन दोनों का डिफरेंस बाय डियर कितना दिया था क्वेश्चन में, जल्दी बोलिए, 2RT। और एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो डिफरेंस था वो कितना था, 2RT। ये देखिए सामने यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा था बेटा, 2RT, और ये चीज़ क्वेश्चन में आपको गिवन थी। और आरएनएस फ्रीक्वेंसी फैक्टर फॉरवर्ड रिएक्शन और आरएनएस फ्रीक्वेंसी फैक्टर बैकवर्ड रिएक्शन का रेशियो कितना दिया था क्वेश्चन में, 4। डेल्टा जी नॉट हमको फाइंड करना था, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसके बाद यहाँ से इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए कितना आसान हो गया। अगर आपने कहा कि सर KF, तो फर्स्ट इक्वेशन बना ली, बैकवर्ड की ये रिएक्शन बना ली, K इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जब यहाँ से K इक्विलिब्रियम आया तो K इक्विलिब्रियम तुम्हारा क्या आ गया, 4 × e की पावर स्क्वायर। नोट कर लें, वीडियो को पॉज करिएगा और एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर देखिएगा कि यहाँ से K इक्विलिब्रियम कितना आ गया, 4 × e की पावर स्क्वायर। अब अगर ये K इक्विलिब्रियम आ गया तो मैंने वैल्यू को पुटअप किया। वैल्यू पुटअप करने के लिए मैंने क्या किया, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस RT ln, ब्रैकेट में क्या आ गया, 4 × e की पावर 2। ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, ये माइनस RT और ये ln 4 + 2 ln e, और सब बच्चे जानते हैं इसको मैंने 2 ln 2 लिख दिया। और log बेस 2, अगर आपका log बेस E2 है तो निश्चित है उसकी वैल्यू कितनी होती, 0.7, और अगर log बेस 10 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती, 0.3। यहाँ पर क्या है, ln 4 को मैंने 2 ln 2 लिख दिया, तो ln 2 की वैल्यू कितनी होती, 0.7, और ln e log बेस e टू द e कितना होता है बेटा, 1। यहाँ पर कितना आ गया बेटा, 2, तो यहाँ से माइनस RT 1.4 + 2, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित है 3.4। अब यहाँ से 3.4 हो गया। R की वैल्यू आपको मालूम है जूल में कितनी होती, 8.314, और टेम्परेचर क्वेश्चन में कितना दिया था, 300। इसको पुटअप किया, पुटअप करने पर डेल्टा जी नॉट जो आंसर आया है माय डियर -8500 जूल। एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें जैसे कैलोरी सिस्टम में R का मान कितना पुटअप करना होता है, 2,
जूल सिस्टम में आर का मान कितना पुटअप करना है 8.314 और लीटर एटीएम सिस्टम अगर होगा तो आर की वैल्यू माय डियर कितना रखना है 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और यहाँ से टेम्परेचर आपका कितना दिया था 300 केल्विन। ये सारी वैल्यूज़ को पुटअप कर दिया, आंसर आपके सामने ये क्लियर दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो जे एडवांस का था, एक एक चीज़ एक एक लाइन आपके सामने दिख रही है और इसको विधिवत आराम से सुकून से जल्दी बोलिए मेरे साथ। आर्हेनियस इक्वेशन के बराबर ए की पावर ई ए अपॉन आर टी माइनस साइन के साथ। व्हाट इज द ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज द आर गैस कांस्टेंट, व्हाट इज द टी टेम्परेचर, व्हाट इज द ए आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर एंड व्हाट इज द ई एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और आर्हेनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। और इन दोनों को अगर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रेट कांस्टेंट ले लें तो एक अगर फॉरवर्ड है तो के एफ है, दूसरा बैकवर्ड है तो के बी है, तो के एफ अपॉन के बी तुम्हारा क्या हो जाएगा के इक्विलिब्रियम। और डेल्टा जी नॉट सही बच्चे जानते हैं, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के। व्हाट इज द आर गैस कांस्टेंट, व्हाट इज द टी टेम्परेचर, व्हाट इज द एल एन नेचुरल लॉ और के इक्विलिब्रियम आपके सामने है। क्वेश्चन बिल्कुल मज़ेदार ढंग से बिल्कुल करिएगा, मज़ा आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ मैं इसी सेगमेंट का। ये देखिए एक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है और बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन में द स्टेरिक फैक्टर P was experimentally determined to be 4.5. द करेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग इज, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आराम से देखिएगा कि क्वेश्चन कह रहे हैं कि बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है और इस बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन में बच्चों स्टेरिक फैक्टर आपके सामने दिया जा रहा P। जनरली हम देखते हैं कि स्टेरिक फैक्टर से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी का कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो पहला ऑप्शन जो हम देखेंगे, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द स्टेरिक फैक्टर, ये बिल्कुल सही दिख रहा मुझको, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है उसको अल्ट्रेशन करने के लिए दो ही चीज़ें, या तो पॉजिटिव कैटलिस्ट या तो निगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, निगेटिव कैटलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मुझको दिख रही हैं, इन दोनों चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं है। और ऑप्शन बी दिख रहा है कि एक्सपेरिमेंटेड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन द प्रेडिकेट आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन का जो ये डिटरमाइन वैल्यू फ्रीक्वेंसी फैक्टर की है वो प्रेडिक्टेड बाय द आर्हेनियस इक्वेशन। और ऑप्शन सी दिख रहा है कि पी जो है, जो आपका स्टेरिक फैक्टर है 4.5 जो दिया था, द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड अनलेस एन इफेक्टिव कैटलिस्ट इज यूज्ड, ये भी नहीं दिख रहा। द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय द आर्हेनियस इक्वेशन इज हायर देन दैट ऑफ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंट। ये शायद कुछ हमको देखिए क्लियर, अभी ऑप्शन दोनों आपके सामने लेके आ रहा हूँ मैं। देखिए इसका सोल्यूशन, द करेक्ट ऑप्शंस आर ए और बी। दो ऑप्शंस ऐसे मुझको दिख रहे हैं जो बिल्कुल क्लियर इसके सही दिख रहे हैं। पहला मैंने आपको डिस्कस किया ही था कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द स्टेरिक फैक्टर्स, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। और एक्सपेरिमेंटेड डिटरमाइन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन द प्रेडिक्टेड बाय आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये जो आपका प्रेडिक्टेड बाय द आर्हेनियस इक्वेशन है, ये देखिए इसमें द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय द आर्हेनियस इक्वेशन इज हायर देन दैट ऑफ डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ये बिल्कुल क्लियर आपके सामने दिख रहा है। तो अब यहाँ से P जो K एक्चुअल है और K थ्योरेटिकल है, अगर ये 4.5 है तो K एक्चुअल हमेशा A थ्योरेटिकल से क्या है, ज़्यादा होगा। हेंस वी कैन से कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन द प्रेडिक्टेड बाय द आर्हेनियस इक्वेशन। तो ऑप्शन दो आपके सामने दिख रहे थे, एक तुम्हारा ए दिख रहा था और बी ऑप्शन जो तुम्हारा था
बी बिल्कुल क्लियर, डिटरमाइन वैल्यू फ्रीक्वेंसी हायर देन द प्रेडिक्टेड आर्हेनियस इक्वेशन। तो दो आपके सामने आंसर क्लियर दिख रहे हैं। और तो क्लियर इस क्वेश्चन का मजा। पहला, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द स्टेरिक फैक्टर्स। माय डियर, ये लाइन जो आपने दिया अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर्स, और दूसरा इसमें देखिए जो के एक्चुअल अपन के थ्योरेटिकल दिया हुआ है, तो निश्चित है आपका जो एक्चुअल है वो थ्योरेटिकल से क्या बेटा बड़ा है। हेंस वी कैन से द एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन द प्रेडिक्टेड। तो जो आपका आर्हेनियस इक्वेशन से प्रेडिक्टेड होगा वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिटरमाइन से स्टेरिक फैक्टर के कारण क्या बेटा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया, आर्हेनियस इक्वेशन से डिटरमाइन किया गया। तो ए और बी इसमें सही ऑप्शन हमको दिख रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा जीओसी से लेते हैं, जेई एडवांस के लिए। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा आर्टिकल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्म आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। कौन सा प्योर फॉर्म रूम टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट अनस्टेबल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको डिटरमाइन करने के तरीके तीन चीज़ें आपके सामने हैं माय डियर। उन तीनों चीज़ों को लेना होगा। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए स्टेबिलिटी बताने का सबसे बढ़िया फंडा आपको जो मैंने सिखाया था कि अगर किसी की स्टेबिलिटी डिफाइन करना है तो डांसिंग रिजोनेंस का एक पार्ट ज़बरदस्त। डांसिंग रिजोनेंस के बाद आपके सामने आता है कि स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी, जो हकल्स रूल को कम्प्लीटली फॉलो करेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़बरदस्त। उसके बाद मैंने कहा था रिजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद मैंने कहा था हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद मैंने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट के बाद आपका नॉन एरोमेटिक के बाद फिर सबसे लीस्ट स्टेबल कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है जो हकल्स रूल को फॉलो न करके 4n पाई सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो 4 के टेबल को फॉलो करते हैं, अगर ऐसे हैं तो जो 4n पाई सिस्टम को फॉलो करते हैं वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होते हैं। जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल नेचर को फॉलो करते हैं माय डियर। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जे एडवांस के पर्पज़ से आपको देखना है। जैसे पहला है तो पहला स्ट्रक्चर आपके सामने ये बिल्कुल क्लियर sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहे हैं, अर्थात ये कंपाउंड आपका कैसा है, नॉन एरोमेटिक। कैसा है, नॉन एरोमेटिक। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लाल सर की चोरी है, जो SPDF को फॉलो करेगा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब S कितना होता है 2, P कितना होता है 6, D कितना होता है बेटा 10 और F की वैल्यू कितनी होती है 14। जहाँ पर SPDF रूल जो फॉलो करता है वो कंपाउंड को लाल सर ने क्या कहा था, एरोमेटिक होते हैं। और जो 4 का टेबल फॉलो करते हैं जैसे 4, 8, 12, 16, 20, जो ये टेबल फॉलो करेंगे वो निश्चित है एंटी एरोमेटिक हैं। और जो प्लेनर नहीं है sp3 हैं वो कंपाउंड्स आपके क्या है, नॉन एरोमेटिक हैं। वो कंपाउंड आपके क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, 2 ये 4। अगर ये 4 हो गए तो निश्चित है यहाँ पर ये 4 के टेबल को फॉलो कर लिया तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। इसमें देखिए ये बॉन्ड ओपन हुआ, अगर ये बॉन्ड ओपन हुआ तो ये प्लस आ गया और ये क्या हो गया माइनस। तो निश्चित यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 4। ये भी क्या हो गया देखिए एंटी एरोमेटिक। तो एक एंटी एरोमेटिक सेकंड हो गया, एक थर्ड। अगर ये बॉन्ड ओपन हुआ तो ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन देखिए कितने दिख रहे हैं बेटा, 6। और 6 क्या है बेटा, देखो SPDF को फॉलो करता है तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। अब इन चारों में देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, पहला नॉन एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक और ये कैसा है, एरोमेटिक। अर्थात यही क्वेश्चन पूछा गया था, इन दोनों में कौन रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल है। तो सेकंड और थर्ड आपके सामने जो ये दिख रहा है माय डियर, ये जो सेकंड और थर्ड दिख रहा है
ये आपके कंपाउंड ये और ये रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम है। ये क्लियरली दिख रहे हैं, मेंशन हो रहे हैं, आपको फॉलो करना है। एक एक लाइन, एक एक चीज आपको आनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ये देखिए आपके सामने 4n सिस्टम रूल को बताया था, ये मैंने डिस्कस कर दिया है सोल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान से देखेंगे कि ये कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, और जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप COOH जिनमें प्रेजेंट होता है, उनको हम लोग कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके सामने इसमें पूछा जाए कि किसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो पिक्रिक एसिड जो होता है ये फिनोलिक कंटेंट है। ऐसा एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता ही नहीं है, और ये एक विस्फोटक होता है। इसको हम लोग TNP के नाम से जानते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और यही आपका पिक्रिक एसिड है। तो कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है? तो बताइए, पिक्रिक एसिड में तो भैया कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं दिख रहा है, अर्थात पहला तो बिल्कुल बेकार ऑप्शन हो गया, हटाइए इसको। नंबर 2 हम लोग पहुंचते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन C होता है, और ये भी कार्बोनिल कंपाउंड तो होता है, लेकिन इसके अंदर विटामिन C का जब स्ट्रक्चर देखेंगे, NCERT सोचेंगे, तो ये ऐसा विटामिन है कि जिनमें आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और फिर एक होता है बारबाइट्यूरिक एसिड, दैट्स अ वेरी गुड। और ये जैसे मैलोनिक एसिड होता है, मैलोनिक एसिड आपके सामने देखिए मेंशन है माय डियर, और इस मैलोनिक एसिड में देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, और इसकी रिएक्शन, अब इसको जरा मैं पहले हटा दूं पिक्रिक एसिड वाला सेगमेंट, तो तुमको और क्लियर दिखेगा ये। तो बारबाइट्यूरिक एसिड के बारे में डिस्कशन, तो देखिए ये मैंने कहा कि अगर ये इसकी रिएक्शन हम यूरिया के साथ मेंशन कर दें, ये देखिए यूरिया, तो यहाँ से देखिए ये वाटर बाहर हो जाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा ये देखिए बारबाइट्यूरिक एसिड आपके सामने है। और इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड के अंदर भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ भी देखिए ये CO और ये NH एक तरीके से एमाइड ग्रुप है, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो 3 ऐसे कंपाउंड आ गए जिनमें हमको कार्बोक्सिलिक नहीं दिखा। तो अब तो आंसर सामने दिख रहा है कि सर 3 में नहीं तो सर निश्चित 1 में तो होगा ही, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ना तो पिक्रिक एसिड में कार्बोक्सिलिक था, ना एस्कॉर्बिक एसिड में था, ना बारबाइट्यूरिक एसिड में था। सर ये 3 ऑप्शन लांसर ने डिस्कस कर दिए। अब जब हम लोग आगे बढ़े तो एक था एस्प्रिन। अब एस्प्रिन क्या चीज़ होती है, इसको बहुत ज़रूर समझने की बात है। एस्प्रिन होता क्या है, फिनॉल। आप लोग फिनॉलिक ग्रुप जानते ही होते हैं, ये OH, और फिनॉल के साथ अगर आर्थो पोजीशन में मान लीजिए हमने ये बेंजोइक एसिड का पार्ट सेट कर दिया, तो अब तो ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड का एसाइलेशन CH3, इसका एसाइलेशन CH3COCl।
और जब इसका एसाइलेशन करा दिया तो एसाइलेशन हमेशा यहाँ से H निकलेगा, ये Cl बनेगा, और जब ये बना तो ये देखिए क्या बन गया कंपाउंड OCO CH3 और COOH, और इसी का नाम जानते हैं NCERT ने भी लिया है, और इसको बोलते हैं एस्प्रिन। और एस्प्रिन जब ये बन गया तो इसका IUPAC नेम भी आप जानते हो, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है उसको भी देख लो, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और देखिए ये COOH यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल ओपन दिख रहा है। तो कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा था जिसके अंदर COOH ग्रुप दिख रहा है? जल्दी बोलिए, आंसर क्या हो गया? एस्प्रिन। और अगर COOH दिख रहा है तो निश्चित आप कहेंगे इसका नाम क्या है? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अब यही जेई में जब आते हैं एडवांस में 2022 में जब पूछे गए तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझ के करना है, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है। अगर सीख जाओगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। आगे आते हम लोग, बेटा देखिए अब यही आंसर था, देखिए ये लिखा हुआ है 2-एसिटॉक्सी, यह ग्रुप देखिए सामने मेंशन है, बेंजोइक एसिड दिख रहा था, ये मैंने बना करके स्ट्रक्चर ऐसा दिखा दिया है कि एस्प्रिन के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये सारे मैंने सोल्यूशन इसलिए तुमको दे दिए हैं कि वीडियो को पास करिएगा, आसानी से देखिएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो अपने आप को क्लियर कर लीजिएगा। अगला वीडियो फिर मैं जे एडवांस का आपको लेके आएंगे तो ज़रूर उसको और मज़ेदार ढंग से करिएगा। फिर क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि विच एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट एसिडिक? Which among the following compound is most acidic? Most acidic compound इसमें बताना है आपको। पहला दे रहे हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, फर्स्ट कंपाउंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। दूसरा दे रहे हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। फिर दे रहे हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। फिर दे रहे हैं पैराटॉल्विक एसिड। अब इसमें है विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एसिडिक इन नेचर? इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है? तो क्लियर है, वैसे जानते हो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक कौन होता है? कार्बोनिक। लेकिन OH जो होता है वो पैराटॉल्विक, ये वाला एसिड जो है वो पैराटॉल्विक से भी कमज़ोर हो जाता है, और यहाँ तक कि ये आर्थो वाला पैरा से भी कमज़ोर हो जाएगा ड्यू टू आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट का मतलब ही क्लियर है कि जैसा भी, क्योंकि चिलेशन भी है, H रिलीज करने की पावर भी यहाँ पर बहुत कम है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक है। एमंग द गिवन कंपाउंड इन फिनॉल द इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग फिनाइल रिंग पोलराइजेज द OH ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कौन सा? NO2 है, वो क्या करेगा? रिंग को पोलराइज कर देगा। निश्चित है एक ऑर्डर जो बनता है फिनॉल में, वो मैंने कहा था आज की डेट में पिक्रिक एसिड, ये लिख लीजिए एडवांस के लिए बच्चों काम आएगा। सबसे ज़्यादा फिनॉलिक कंटेंट में अगर देखोगे तो ये आपका आ जाएगा पिक्रिक एसिड,
फिर ये आपका आ जाएगा 2NO2 वाला। इसके लिए लाल सर ने फार्मूला याद करिए, बताया होगा, 32 पाम। फिर आएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्वेश्चन में देखिए पैरा नाइट्रोफिनॉल दिख गया होगा आपको, अपने आप आंसर दिख रहा है। पैरा नाइट्रोफिनॉल के बाद आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल के बाद मेटानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद फिनॉल। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर है। और अगर क्रिसाल लगा दोगे तो ये OH में मेथाइल ये आ जाएगा। फिर पैरा क्रिसाल आ जाएगा और सबसे लास्ट में सबसे लीस्ट एसिडिक नेचर का क्या होता है, आर्थोक्रिसाल। ये ऑर्डर जो मैंने मेंशन कर दिए, और ये ऑर्डर इतना ज़बरदस्त है, इसके लिए चोरी मैंने सिखा दी। 32 POM0MPO, ये लाल सर की टेक्निक है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक के बाद 2,2, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, फिर पैरानाइट्रोफिनॉल, फिर आर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर मेटानाइट्रोफिनॉल, फिर फिनॉल, फिर मेटाक्रिसाल, फिर पैराक्रिसाल, फिर आर्थोक्रिसाल। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सब बच्चे, क्योंकि जितना ज़्यादा फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप बढ़ेगा, एसिडिक नेचर उतना ही बढ़ेगा। 3NO2 वाला समझ लो इतना एसिडिक हो जाता है कि उसका नाम पिक्रिक एसिड हो जाता है। क्या नाम हो जाता? पिक्रिक एसिड। माय डियर, आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को बहुत ही शानदार ढंग से करिएगा। और लाल सर का एक कमिटमेंट आपके सामने है कि केमिस्ट्री को हम लोग बहुत आसानी से जिएंगे, क्योंकि मैं कहता हूँ ना कि एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा है, तुम हो न हो साजन मेरे अब खोने लगा है। माय डियर, एंजॉय करना है, मस्त रहना है, खुश रहना है। बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।